जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीजीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 4 में यूनिट 2 मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को कैसे लिखना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज यहां पर है। जी हाँ, मैथमेटिक्स सीजीपीएससी मेंस के अंतर्गत एक ऐसा विषय है जो काफी स्कोरिंग है और काफी सरल है। जी हाँ, 50 नंबर का ये सेक्शन होता है। अब मेरा तो मानना है कि यही वो सेक्शन है जहां आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। अब 50 में 50 स्कोर करने के लिए पहली बात तो ये जरूरी है कि आपसे मैथ्स बनना चाहिए। मैथ्स का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और बेसिक मैथ्स, बहुत एडवांस मैथ्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट, हार्ड क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, इन सब की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल बेसिक प्रश्नों पर ही ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न जो बेसिक तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिसका डिटेल सॉल्यूशन जो है उसे चेक करने वाले को समझाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है जो बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, या जिसके लिए कोई ट्रिक्स या शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। भाई मेंस में ट्रिक्स और शॉर्टकट तो लिखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों से बचते हुए आप आसानी से सीजीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 4 में मैथ्स की तैयारी को काफी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। मैंने कुछ बिंदु सेलेक्ट किए हैं जिन पे हमें आज चर्चा करनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया करेक्ट आंसर। जी हाँ, यदि आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आखिरी में मैथ्स में सॉल्यूशन में आंसर तो सही आना ही चाहिए। ठीक, अब इसमें कहा जाता है कि भाई स्टेप मार्किंग मिलता है या नहीं मिलता है। आप ये मान के चलिए कि कुछ चेकर स्टेप मार्किंग दे देते हैं, कुछ आंसर शीट हमने ऐसी भी देखी है कि स्टेप मार्किंग मिली है, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेप मार्किंग नहीं देते हैं। तो आपको तो ये मान के चलना है कि स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, आपको मैथ्स बनाना है, सही बनाना है और अंत में सही आंसर निकालना ही है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही होना चाहिए कि जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं अंत में आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। भाई अगर मैं होता चेकर तो मैं सबसे पहले आंसर देखता फिर सॉल्यूशन को देखता। अगर आंसर ही गलत है तो आपका सॉल्यूशन कैसा भी हो कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपको स्टेप मार्किंग मिल जाए, हो सकता है ना, ये एक चांस है। लेकिन अगर आंसर सही है और सारे स्टेप सही है तब तो पूरा में पूरा मिलेगा ही। तो इसीलिए ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम से नहीं बना, हम स्टेप भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। स्टेप लिखने का भी क्या है, क्राइटेरिया होता है। अगर आपने पूरा सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन को सही बनाया है, आपने सारे स्टेप सही लिखे हैं, आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया और आंसर आपका गलत आ गया, तब हाँ आपको स्टेप मार्किंग मिल सकती है। लेकिन आपने सॉल्यूशन भी कुछ भी बनाया है, लिखा भी बिल्कुल उठ पटांग है, और आप सोचेंगे कि आपको स्टेप मार्किंग मिल जाए क्योंकि आपने कुछ एक दो लाइन ऊपर में लिख दिया, तो जी हाँ उसमें आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिल सकती। तो इसीलिए स्टेप मार्किंग के लिए आप ध्यान रखिए कि आपके सॉल्यूशन कम से कम सटीक होने चाहिए। स्टेप मार्किंग आपको तभी मिलने का चांस बनता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करके आंसर को गलत लाया। ठीक, तो हमारा पहला मुद्दा तो भाई क्लियर हो जाना चाहिए कि करेक्ट आंसर लाना ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं तो सॉल्यूशन के सारे स्टेप आपके सही होने चाहिए। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो तब हाँ आपको स्टेप मार्किंग मिल सकता है। फिल द स्पेस मैंने लिखा है। जी हाँ, मैथ्स में बहुत जरूरी है। मैथ्स में सॉल्यूशन आपका डिटेल्ड तभी दिखता है जब आप दिए गए जगह में पूरा दिए गए जगह का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हर क्वेश्चन में संभव नहीं हो पाता। जैसे रीजनिंग के कुछ प्रश्नों की हम बात करें, उसमें आप जबरन डिटेल नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ मैथ्स का कोई सॉल्यूशन है जिसमें आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी जगह है। इवन कुछ क्वेश्चन में तो जगह कम भी पड़ जाती है। तो यहां पर बहुत सारी जगह है, आप जगह का पूरा इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि भाई मैथ्स का सेक्शन है तो दी गई जगह तो मुझे पूरी तरीके से भरनी ही है। अगर आप पूरी तरीके से जगह को भर रहे हैं तो चेक करने वाले के मन में डिटेल्ड सॉल्यूशन हुआ है, सॉल्यूशन डिटेल वे में बना है, ये एक मेंटेलिटी क्रिएट होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जगह तो पूरी भरनी ही चाहिए। अगले मुद्दे पे आते हैं, नो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट। यदि आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट से बचना है। भाई आप चेक करने वाले को ये नहीं समझ सकते कि वो सभी ट्रिक्स जानता होगा, सभी शॉर्टकट जानता होगा।
मैं आज की डेट में लगभग 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, पर हो सकता है सभी ट्रिक्स और शॉर्टकट मैं भी नहीं जानता। तो हम एक 55-60 साल की उम्र का व्यक्ति जो एक चेकर है, उससे हम ट्रिक्स और शॉर्टकट की उम्मीद नहीं रख सकते। इसीलिए आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट को अवॉइड करना है। जितने भी ट्रिकी वे के सॉल्यूशन होते हैं वो मेंस में मान्य नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपको नहीं लिखना है। आपको ये सोच के सॉल्यूशन लिखना है कि ये चेक करने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने अगला पॉइंट यहां पर सेलेक्ट किया है, सिंपल एक्सप्लेनेशन टू चेकर। चेक करने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि हाँ इस स्टेप के बाद इसने ये स्टेप लिखा है, इस स्टेप के बाद इसका ये है, और इस प्रकार इसका ये उत्तर आया है। कुछ चीजें आप वहां पर डिनोट कर सकते हैं, कुछ चीजें वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे कमेंट वहां पर कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को सजा सकते हैं, उस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। और एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको, चंद्रा एकेडमी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज संचालित है प्री और मेंस और विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जिसकी जानकारी शायद आप लोगों को है। यदि जानकारी नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। अपनी अप्रोच आपको इस प्रकार रखनी है कि चेक करने वाले को ये पेपर बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सॉल्यूशन बहुत लेंदी ना रहे, सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स वे में न लिखा रहे। आपका सॉल्यूशन में कुछ चीजें इस तरफ, फिर अचानक कुछ चीजें इस तरफ, फिर अचानक यहां, फिर अचानक यहां, ऐसा जिग-जैग बना के नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो दी गई जगह में इस प्रकार से सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं आ सकता है, बिंदास उसे आप दो पार्ट कर दीजिए। आधा सॉल्यूशन यहां से यहां ऊपर नीचे और आधा सॉल्यूशन यहां से यहां कीजिए, तो चेक करने वाले को भी आसानी से ये समझ में आ सकता है। अभी हम सॉल्व करके भी एक आध क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसीलिए आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन टू चेकर। आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, ठीक। मैथमेटिकल सिंबल्स एंड टर्म्स, जी हाँ, ये सबसे जरूरी है। आप मैथ्स का सॉल्यूशन लिख रहे, मैं तो कहता हूं पूरे सीजीपीएससी के मेंस के सभी सब्जेक्ट में ये फंडा तो आपको बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी में रखना है कि उस विषय से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, शब्दावली और जितने भी सिंबल है वो आपको आंसर में लिखना ही है, चाहे जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट हो या मैथ्स। हमें लगता है मैथ्स में क्या शब्दावलियां होंगी, मैथ्स में क्या ऐसे सिंबल आ जाएंगे, मैथ्स में ऐसे क्या टेक्निकल टर्म आ जाएंगे, पर नहीं, मैथ्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म है जो आपके सॉल्यूशन को सजा सकते हैं, आपके सॉल्यूशन को अच्छा दिखा सकते हैं। और चेक करने वाले के मन में ये इमेज जरूर आपकी बन सकती है कि हाँ, आंसर लिखने वाला अपने आंसर के लिए सीरियस है, वो अपने आंसर के साथ पूरा न्याय कर रहा है। तो आपको बिल्कुल ये करना चाहिए। और वो टर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या शब्दावली, भाई हो सकता है अभी मन में आ रहा होगा मैथ्स में क्या शब्दावली होती है। जैसे मैं आपको कुछ कुछ शब्दावलियां बता रहा हूं। जैसे अगर हम मैथ्स में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, हल करते हैं, तो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इक्वेशन बनते हैं, और एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं जिसमें कोई जो है आपका इक्वेशन नहीं बनता। इक्वेशन समझ रहे, इक्वेशन कहने का मतलब इक्वल का साइन रहेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखाया रहेगा और इधर राइट हैंड साइड में कुछ लिखाया रहेगा, इसे मैं इक्वेशन कह रहा हूं। तो जब भी कुछ इस प्रकार का इक्वेशन रहता है तो याद रखना, इक्वेशन के स्टार्टिंग में आपको ये एरो बनाना जरूरी है। ये एरो ही बताता है कि हल की लाइन चेंज हो रही है। जी हाँ, ये एरो ही बताएगा। उदाहरण के लिए मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 10। कुछ इस प्रकार का हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं कि हल होके इस प्रकार का इक्वेशन हमें दिख रहा है। तो अगर इक्वल का साइन है, LHS हमारे पास है, RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास है, तो इस तरफ ये एरो बनाना जरूरी है। अगली लाइन में ये एरो ही बताता है कि सॉल्यूशन की लाइन बदल रही है। तो स्वाभाविक है हम इसके बाद क्या करेंगे, 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे। जनरली हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम सीधा यहां पर क्या करेंगे, x बराबर क्या कर देंगे 10। अगर आपके पास जगह है, मेंस में ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जगह है तो आप आंसर को इस प्रकार से सजा सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे 3x और 2x इधर आके माइनस हो रहा है तो कितना हो जाएगा -2x बराबर कितना आ गया है यहां पर 10। अब यहां पर ब्रैकेट में आप एक लाइन लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है, इंग्लिश में बाय ट्रांसफरिंग।
ठीक। अगर आपको इसे और डिटेल में लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है वाम पक्ष, राइट हैंड साइड कहलाता है दक्षिण पक्ष। आप यहां लिख सकते हैं वाम पक्ष में पक्षांतर करने पर बाय ट्रांसफरिंग टू लेफ्ट हैंड साइड या LHS, इस प्रकार से भी आप डिटेल वे में लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार की शब्दावलियां आपके सॉल्यूशन में दिखती है तो डेफिनेटली आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है। ऐसे एग्जाम में आंसर शीट्स रही हैं जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है तो भी पूरा नंबर मिला है, ऐसा लिखा गया है तो भी पूरा नंबर मिला है, और कुछ कुछ में तो गलत है उसके बाद भी नंबर मिला है। तो हम इस वे में जज नहीं कर सकते आंसर राइटिंग को, या आयोग में कैसा पेपर चेक किया जा रहा है उसे भी हम जज नहीं कर सकते। कभी कभार गलती चेक करने वाले से भी हो जाती है, जहां नंबर नहीं देना चाहिए वहां नंबर दे दिए जाते हैं, गलत आंसर पे नंबर दे दिए जाते हैं, पर ये हजारों में 4-5 होता है, और वही 4-5 वायरल हो जाता है और हम सोचते हैं कि सबका यही हाल है। तो सबका नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमको हमारा आंसर, हमको हमारा सॉल्यूशन बेस्ट रखना है। जैसे और कुछ सिंबल होते हैं, जैसे यदि आप कुछ भी पक्षांतर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये तो बहुत छोटा कैलकुलेशन है, अगर यहां पर बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता, बहुत सारे नंबर होते, कुछ इस प्रकार का लिखाया होता 28 गुणित 15, और यहां पर मान लीजिए बटे लिखा रहता 2x धन यहां पर 5, कुछ बड़ा कैलकुलेशन होता। ठीक। अब जब इसे हल करते और मान लीजिए इक्वेशन के इस तरफ क्या लिखा रहता 10 लिखा रहता, और यहां हमको x का मान निकालना है। ठीक। तो अब सीधी सी बात है, इसको हम ये वाले हिस्से को हल करेंगे। जब ये वाले हिस्से को हम हल करेंगे तो जो काम हम पहला कर रहे हैं वो यहां पर हम लिख सकते हैं। भाई यहां पे एरो का साइन तो बनेगा ही। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 5 इधर जाके कितना हो जाएगा 10 - 5। अब यहां पर हम बहुत सारे स्टेप भी नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता आपके पास ये है कि आपने 5 को इधर ट्रांसफर किया 10 - 5, फिर पूरा एज इट इज यहां पर लिख देंगे क्या 28 गुणित 15 बटे कितना होगा 2x, पूरा यहां पर एज इट इज लिख दिए और बराबर ये आ गया। तो इसके बाद आप केवल क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है। अब इसके बाद आप हल करना शुरू करेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप लगेंगे। आप चाहेंगे कि भाई 5 भी इधर ट्रांसफर हो जाए और ये ऊपर वाला जो संख्या दिख रहा है ये भी कैलकुलेट होके कम से कम आ जाए, इस प्रकार की हमारी सोच रहेगी। तो हम दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे कर सकते हैं, हम इस पूरे को एक साथ हल करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका कितना 15 × 120 की 0 हासिल गई 12, 15 दूनी 30 और 12 कितना हो गया 42 हो गया। 42 बटे कितना लिखा गया है 2x, अब बराबर 5 को भी मैं उधर ले गया तो ये कितना लिखा जाएगा ऐसा 10 - 5। तब इस कंडीशन में आप जिस शब्दावली का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, पक्षांतर और हल करने पर, पक्षांतर एवं हल करने पर। क्योंकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म किए हैं इसीलिए क्या लिख रहे हैं हल करने पर, और चूंकि आप इसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पर भी आप क्या लिख दिए हैं पक्षांतर करने पर, बाय ट्रांसफरिंग एंड सॉल्विंग। इस प्रकार से आप यहां पे थोड़ा सा कमेंट, जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि आप कमेंट लिख सकते हैं, तो ये हमारा कमेंट कहला रहा है। अब आप इसे हल कर दीजिए तो 2 से ये चले जाएगा कितने बार, 2 से इसको कैलकुलेट करके बिल्कुल दिखा दीजिए, 2 से 2 बार, 1 बार और 0 बार, और ये सॉल्व होके आ गया 5। तो ये कुछ किस प्रकार का दिखेगा 210 बटे x बराबर कितना होगा 5। अब यहां 5x इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ठीक। तो अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 210 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा x, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, x इधर आ गया है और 5 इधर आ गया है, या पक्षांतर ही बस हुआ है आप कह सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अगर यहां पर ये गुणा होता, हम इसको 5x बना देते, कुछ इस प्रकार का लिखते, तो हम यहां क्या लिख सकते थे तिर्यक गुणा करने पर। तो ये कुछ मैथ्स के कमेंट है, शब्दावली है जो हम सॉल्यूशन के बाजू में सजाते हैं। ठीक। अब जो बहुत सारी चीजें होती हैं एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। आप चाहे तो मेरे मैथ्स के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो प्रीलिम्स, व्यापम और मेंस सभी के लिए अवेलेबल है। प्री व्यापम के मैथ्स रीजनिंग और मेंस के मैथ्स रीजनिंग दोनों की तैयारी बिल्कुल अलग है ना, तो इसीलिए आपको दोनों की तैयारी को सेपरेट वे में ही करना है, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। ठीक।
अब यहां पर हमारा तिर्यक गुणा तो नहीं हुआ था और न ही हमारा 5 था, इसे सिंपल हल कर देंगे। अब इसे 5 से काट देंगे, 5 से कितने बार, 5 से कट जाएगा ये 4 बार और 2 बार, और आपका आंसर कितना आ गया, 42। तो ये है कुछ सॉल्यूशन को समझाने के तरीके। जब आप एक 55 से 60 साल के व्यक्ति को सॉल्यूशन समझाते हैं और इस प्रकार से साइड में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? तो ये आज की हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे, इवन टेस्ट सीरीज में भी कुछ विद्यार्थी कुछ भी लिख दे रहे हैं, आंसर सही तरीके से नहीं लिख रहे हैं। उसमें कमी मतलब हम नहीं कह सकते कि उन्हीं की कमी है, जानकारी के अभाव के कारण ऐसा होता है। तो इस जानकारी के अभाव को ही दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर के आया हूं। यदि आप चाहेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस या मेंस के किसी भी विषय, चाहे वो जनरल स्टडीज के हो या लैंग्वेज के हो, किसी भी विषय से संबंधित यदि आप आंसर राइटिंग स्किल के लिए वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। मैं उस वीडियो को लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि कुछ डाउट तो आपके क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपनी तैयारी और जमकर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।